हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 22 स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। रात 8 बजे का वक्त था। बाहर हो रही हल्की बर्फबारी में अब शिद्दत आ चुकी थी। वो बर्फ़ गिरने से सर्दी की शिद्दत में कमी तो आ जाती थी, मगर साथ ही हर घर के बाहर जमी बर्फ़ देखकर दूर से ही ठंड का एहसास होता था। और सर्दियों के इन दिनों में कैनेडा जैसे बर्फ़ का तोता बन जाता था। मुराद विला में आज रात का स्पेशल डिनर सफ़ीन की निगरानी में तैयार हो चुका था। आज के डिनर की स्पेशलिस्ट ये थी कि सफ़ीन ने कुछ अरबी और कुछ पाकिस्तानी डिशेस रोहा पिन उबैदुल्ला, जो कि मुराद विला की बेस्ट शेफ थी, उनके साथ ना सिर्फ खड़ी होकर खुद तैयार करवाई थी, बल्कि हर डिश को बनने के बाद पहले खुद चखा था और तीनों बहनों को भी टेस्ट करवाया था। फिर मुकम्मल तौर पर इत्मीनान करने के बाद ही इन डिशेस को उसने सर्टिफिकेट देकर डिनर में शामिल किया था। हालांकि सफ़ीन का इतना कॉन्शियस होना एक आंख ना बार रहा था। अगर बात आम हालात की होती तो हाला बेटी को इस तरह से किचन में लगे देखकर खुशी से फूले ना समाती, मगर इस वक्त मसला उनकी रूहा का था। वो सफ़र से थकी हुई थी, ऊपर से सफ़ीन ने दोपहर से उन्हें अपने साथ लगाया हुआ था। रोहा के इतनी देर खड़े हो रहने पर अब हाला को उनकी फिक्र होने लगी थी। रोहा हालांकि मेके में उनकी जवानी के वक्त से मुलाजमा थी। वो एक बहुत ही खूबसूरत, खुश मिजाज और हंसमुख औरत थी। हालांकि वो एक बहन और दोस्त की तरह ही अजीज थी। रोहा के शोहर हालांकि वालिद साहब के ड्राइवर थे, जिनको एन जवानी में ही खानदानी तनाज़ुरात की बिना पर धोखे से कत्ल कर दिया गया था। ऐसे में रोहा को हालांकि वालिदैन ने तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया था। शोहर के बाद उनके खानदान वाले रोहा के भी उनके प्यासे हो गए थे, मगर हालांकि वालिद रोहा को अपनी बेटी मानते थे, इसलिए उसकी ढाल बन गए थे। और यूं रोहा और उनके भांजे को उन्होंने उनके खानदान से बचाकर अपने घर में पनाह दे दी थी। रोहा के साथ उनका एक यतीम भांजा उस्मान बिन हारिस भी रहता था, जिसकी माँ बाप उसके बचपन में ही एक रोड एक्सीडेंट का शिकार होकर मर चुके थे। हालांकि वालिद साहब ने न सिर्फ रोहा के साथ इस बच्चे का भी बचाया था, बल्कि उसकी तलीम व तरबियत की जिम्मेदारी भी ले ली थी। जब तक हालांकि वालिदैन हयात रहे, हाला अरब जाती रहती थी, जहाँ इनके साथ उनकी बेटियां भी रोहा से जज्बाती तौबा वाबस्ता हो गई थी। रोहा ने 15 साल हाला के वालिदैन से घर मुलाजमत की थी, मगर 2 साल पहले हाला के वालिदैन के एक यक के बाद दिगर इंतकाल के बाद हाला रोहा उनके भांजे उस्मान बिन हारिस को अपने साथ कनाडा ले आए थे। रोहा का इस दुनिया में वैसे भी कोई ना था, सिवाय उस्मान के। औलाद उनकी कोई थी नहीं। अपने शोहर और फिर हाला के वालिदैन के इंतकाल के बाद वो बिल्कुल अकेली हो गई थी। इसलिए वो हाला के साथ यहाँ पर मुराद विला आ गए थे, जहाँ उनको एक मुलाजमा नहीं बल्कि घर का फर्ज समझकर इज्जत दी जाती थी। 22 साल उस्मान बिन हारिस वहीब साहब के ऑफिस में ही उनके पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर काम करता था और प्राइवेट तौर पर अपनी पढ़ाई भी मुकम्मल कर रहा था। कुछ दिन पहले ही रोहा उस्मान के साथ ही उम्रे की सादत लेकर गई थी, और आज सुबह ही इन दोनों ने मुराद विला में कदम रखा था, जब वो चारों एक साथ जागिर के लिए निकले थे। मगर घर वापस आकर रोहा को देते सफीन होशी से दीवानी हो गई थी। वो दौड़ती हुई उन तक जाकर लिपट गए थे। ढेर सारी बातें करने के बाद उसने रोहा कुछ घंटे सोने के लिए भेजा था, ताकि वो फ्रेश होकर शाम के लिए उनके साथ खाना बनवा सके। रोहा भी उसे इतना एक्साइटेड देखकर अपनी थकन बुलाए हुए फौरन राजी हो गई थी, क्योंकि जिंदगी में पहली बार सफीन ने किचन में पैर रखने की ख्वाहिश की थी, वो भी रात को आने वाले मेहमानों के लिए। उनकी खुशी और जोश को देखकर रोहा को अंदाजा हो गया था कि आज रात आने वाले मेहमान यकीनन बहुत खास थे, जिनके लिए सफीन जैसी लड़की को खुद हिलकर पानी तक ना पीती थी। वो दोपहर से ही रात के स्पेशल डिनर के लिए उनके साथ किचन में जाने को बेचैन हुई जा रही थी। वो खुद से कभी अपने कपड़े तक उठाकर इधर से उधर नहीं रहती थी। उसके कामों के लिए सुहेज अपने पाकिस्तान की तरह यहाँ भी घर के नौकरों से अलग स्पेशल 2 लड़कियों को रखा हुआ था, जो कि 24 घंटे उनकी खिदमत पर मामूर रहती थी, ताकि उसे किसी किस्म की दुश्वारी ना हो। पाकिस्तान में उनकी ज़ाती नौकरानियाँ 2 बलोची लड़कियाँ सज्जल और मारवी थी, जो अब भी पाकिस्तान में उनके घर में मौजूद थी। सफीन अक्सर कॉल करके उन दोनों से बातचीत भी कर लेती। यहाँ उसकी पर्सनल सर्वेंट्स जेजी और रोज़न थी, ताकि उसे किसी किस्म की दुश्वारी ना हो। और पाकिस्तान में उसकी ज़ाती नौकरानियाँ 2 बलोची लड़कियाँ सज्जल और मारवी थे, जो अभी पाकिस्तान में उनके घर पर मौजूद थी। सफीन अक्सर कॉल करके उन दोनों से बातचीत कर लेती थी। जहाँ उसकी पर्सनल सर्वेंट्स जैजी और रोज़न थे, जो सुबह उसके उठने के बाद साइकिलिंग के लिए निकलते वक्त से लेकर वापस आने के कॉलेज के लिए तैयार होने और फिर कॉलेज से वापसी से रात उसके सोने तक मुस्तकिल उसके साथ लगी रहती थी। कहीं भी जाने की तैयारी के दौरान वो इतना फैलावा करती थी कि रोज़न और जेजी अगर सब हाथ के हाथ ना समेटी जाती तो उनका बेडरूम और स्टोर रूम का मंजर पेश करने लगता। हालांकि सनम और आयशा भी हाथ नफासत पसंद और सुगर थी, उन्हें सफीन की तरह अपने कामों के लिए रोज़न और जेजी की जरूरत न पड़ती थी। वैसे भी रोज़न और जेजी को सफीन के लंबे कामों के फिर से फुर्सत ही नहीं मिलती थी, जो वो किसी और की तरफ ध्यान देती। सफीन बेहद लापरवाह और मूडी किस्म की लड़की थी। मूड में होती तो दोनों लड़कियों को एक साथ पर बिठाकर अपने सारे काम खुद करने लगती। कभी इतनी मेहरबान होती कि अपने साथ ना सिर्फ उन्हें सुबह साइकिलिंग के लिए लेके जाती, बल्कि साथ बिठाकर नाश्ता तक करवाती। तो कभी
दोनों को पकड़ कर डे टू डे शॉपिंग करवा कर लेकर आती तो कभी दोनों को पकड़ कर डे टू डे शॉपिंग करवा कर लेकर आती थी, मगर जब उसका मन नहीं होता था तो रोज़न और जेसी को उसकी नेल कटिंग से लेकर हेयर ड्राई करने तक और कॉलेज बैग तैयार करने से लेकर जूते पॉलिश करने तक का काम अंजाम देना पड़ता था। नहाने के बाद बाथरोब उठाकर देने से लेकर ड्रेसिंग पर रखा हुआ सामान पकड़ाने का काम भी सफ़ीन इन दोनों से लेती थी। सनम, आयशा, मेहरोसा सफ़ीन की इन्हीं आदतों से आजिज़ थे। सफ़ीन की मुड़ी फितरत नाजुक मजाजी की बदौलत उसे सब कुछ क्या किया कराया चाहिए होता था। कभी कभार वो बाल में रोज़न और जेजी से ही बनवाती थी और हेड से उस मामले में तो मेहरोसा भी सफ़ीन जैसी ही थी। उसके बाल संवारने का काम भी रोज़न और जेजी ही करती थी, लेकिन उसके पीछे वजह सफ़ीन की जैसी मुड़ी तबीयत या नाजुक मजाजी नहीं थी, बल्कि ये मेहरोसा की मजबूरी थी। वो अभी छोटी सी तो थी, इसलिए उससे अपने लंबे और बेहद घने बाल संवारने नहीं जाते थे। पाकिस्तान में हमेशा ये काम उसकी ग्रैनी करती थी, मगर यहाँ कनाडा में उसे इस मुश्किल टास्क के लिए सबकी मदद लेना पड़ती थी। जहाँ रोज़ सुबह स्कूल जाते वक्त रोज़न या जेजी उसके बाल बनवाती थी, लेकिन अगर कभी रोज़न और जेजी फ्री नहीं होती तो वह हेयर ब्रश लिए कभी सनम के पास पहुंच जाती और कभी हाले के और कभी रोहा के, और ऐसे वक्त उसकी हालत देखने वाली होती थी। वो झंझलाती हुई सी मुंह बनाती रहती और अगर पास हाला मौजूद होती तो उनको शिकायती नजर से देखती जाती, मगर हाला यूँ हो जाती जैसे उन्होंने उसको देखा ही ना हो। अपने बालों से इरिटेट तो आशा और सनम भी तो थी, मगर वो मेहरोसा और सफ़ीन के मुकाबले फिर भी मैनेज कर लेते थे। इन चारों के ये बेहद लंबे बाल हालांकि जुनूनी शौक का नतीजा थे। हालांकि लंबे बालों का क्रेज़ था, उनके खुद के बाल भी बेहद लंबे, घने और हसीन थे, इसलिए उन्होंने इन चारों के बालों पर बचपन से खूब मेहनत की थी। नतीजा इन चारों के बाल बेइंतहा खूबसूरत थे। वह उन्हें इतने लंबे बालों से चिढ़ होती थी, मगर हाला ने उन्हें अपनी कसम देकर बेबस किया हुआ था। उन्हें दुनिया भर के फैशन ट्रेंड फॉलो करने की आज़ादी थी, सिवाय बालों के साथ छेड़छाड़ करने की। हालांकि इस मामले में बेहद स्ट्रिक्ट थी। यही वजह थी कि उन्होंने अपने लंबे घने बाल आउट ऑफ फैशन जाकर मेंटेन किए हुए थे। इनकी कटिंग सिर्फ ट्रिमिंग के लिए हद तक होती थी। रोहा को सोए हुए अभी 3-4 घंटे ही हुए थे कि सफ़ीन उसके साथ पर दोबारा पहुंच गई थी। न जाने सफ़ीन ने कुछ घंटों भी इंतजार कैसे किया था। उसने 3 बजते ही उस्मान को बाजार की दौड़ लगवा दी थी और रोहा को अपने साथ लिए हुए किचन में घुस गए थे, मगर हाला यूं हो जाती जैसे उन्होंने उसको देखा ही ना हो। अपने बालों से इरिटेट तो आयशा और सनम भी थी, मगर वो मेरोसा सफ़ीन के मुकाबले फिर भी मैनेज कर लेती थी। इन चारों के ये बेहद लंबे बाल हालांकि जुनूनी शौक का नतीजा थे। हालांकि लंबे बालों का क्रेज़ था, उनके खुद के बाल भी बेहद लंबे, घने और हसीन थे, इसलिए उन्होंने इन चारों के बालों पर बचपन से बहुत ही मेहनत की थी। नतीजतन इन चारों के बाल बेइंतहा खूबसूरत थे। वो उन्हें लंबे बालों से चिढ़ होती थी, मगर हालांकि उन्हें अपनी कसम देकर बेबस किया हुआ था। उन्हें दुनिया भर के फैशन ट्रेंड फॉलो करने की आज़ादी थी, सवाई बालों के साथ छेड़छाड़ करने के। हालांकि इस मामले में बेहद स्ट्रिक्ट थी। यही वजह थी कि उन्होंने अपने लंबे घने बाल आउट ऑफ फैशन जाकर मेंटेन किए हुए थे। उनकी कटिंग सिर्फ ट्रिमिंग की हद तक ही होती थी। रोहा का सोए हुए अभी 3-4 घंटे ही हुए थे कि सफ़ीन के सर पर दोबारा से पहुंच गई थी। न जाने सफ़ीन ने कुछ घंटे भी इंतजार कैसे कर लिया था। उसने 3 बजते ही उस्मान को बाजार की दौड़ लगवा दी थी और रोहा को अपने साथ हुए किचन में घुस गए थे। रोहा को दुनिया भर के खाना पकाने में अबूर आता था। वो अरबी खानों के अलावा इटालियन, अमेरिकन, चाइनीज़, तुर्किश, इंडियन, पाकिस्तानी खाने में भी बहुत ही उम्दा बनाती थी, इसलिए सफ़ीन उसके साथ मिलकर खाने पर तिबा आजमाई कर रहे थे। रोहा एक बेहद एक्टिव और स्मार्ट लेडी थी। वो तकरीबन हाला की उम्र की थी, मगर काम बहुत ही तेज़ी से निपटाती थी। छोटी मोटी दावतों का काम वो यूं चुटकी में खत्म कर लेते थे। उन्हें यह आदत हाला के वालिदैन के घर से ही थी, क्योंकि हाला के वालिद साहब काफ़ी मेहमान नवाज किस्म के इंसान थे, इसलिए उनके यहाँ ये छोटी बड़ी किस्मों की दावतें आए दिन होती रहती थी। वहाँ भी खाने बनाने की जिम्मेदारी रोहा की होती थी। जहाँ कनाडा में तो उनको घर का काम ही नहीं लगता था। हाला उनको ज़्यादा कुछ नहीं देती थी। खाना बनाने के लिए कुक मौजूद था। रोहा खाना तभी बनाती थी जब उनका या घर में किसी और का कुछ स्पेशल खाने का मन करता, जैसे आज का डिनर, जिसमें सफ़ीन ने भी उनके साथ बराबर का हिस्सा डाला था। उस स्पेशल डिनर की तैयारी में आज सफ़ीन इतनी इन्वॉल्व थी कि उसने माँ और नौकर का भी किचन में दाखिला बंद कर दिया हुआ था, और यही बात हालांकि गुस्से की वजह भी थी। सफ़ीन, अब तो खाना बन गया ना, अब किचन से निकल आओ, अपना हुलिया दुरुस्त करो, पूरी बावर्चन लग रही हो। हाला ने किचन से बाहर आती सफ़ीन का हाथ पकड़कर खींचा और उसे लाकर लॉन्च में पड़े हुए सोफे पर बिठाती हुई हल्के से बोलते। उन्होंने इतने घंटे बाद बिलाहर उसे पकड़ ही लिया था। मम्मा, आपको पता है ना आज के गेस्ट वीआईपी हैं, उन्होंने आपकी बेटी की कितनी मदद की है। हमारी मरोसा अगर हैरियत के साथ हमारे साथ मौजूद है तो सिर्फ उन्हीं लोगों की वजह से। अल्लाह ने उन्हें फरिश्ता बनाकर उनकी मदद करना ना भेजता तो आज हम मरोसा को खो चुके होते। इसलिए मेरे लिए तो ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आज उनकी हादत तवाज़ा में कोई भी कमी नहीं रखना चाहती। सफ़ीन ने उनको कंधों से थाम कर सोफे पर बिठाते हुए अपने हिसाब से शांत किया था।
मैं सब जानती हूँ मेरी जान, मगर अब तो सब हो गया है ना, और वो लोग आने वाले होंगे, तुम्हारे पापा भी आ रहे हैं और अभी उनकी कॉल आई है, वो तकरीबन पहुंचने वाले हैं। तो तुम लोग भी अपने VIP गेस्ट के आने से पहले अपना हुलिया दुरुस्त कर लो। मैं भी रोहा को देख लूँ, कब से तुमने अपने साथ उन्हें भी किचन में लगाया हुआ है। उनसे कहूँगी कि अब वो खाना खाकर रेस्ट करें। और ये उस्मान भी न जाने कहाँ घूम रहा है, उसे भी जाकर देखती हूँ। हालिया ने मुस्कुराते हुए सफीन के बालों की लिट को कान के पीछे करते हुए कहा, जिस पर कहीं कहीं आटा लगा हुआ था, और खुद पलटकर किचन में जाने लगी। वो और कहाँ होगा माम, लगा हुआ होगा अपने फजूल के कामों में, या तो अपने रूम में पड़ा वही अपने साइलेंट अरबी म्यूजिक सुन रहा होगा, या वो अपनी सड़ी हुई नासमझ में आने वाली पेंटिंग्स बना रहा होगा, या फिर पापा की स्टडी में बैठा अरबी दिल जली शायरी पढ़ रहा होगा। यही तो काम है उसके, अरबी देवदास कहेगा। सफीन ने बुरा सा मुंह बनाते हुए उस्मान की मसरूफियात बताई थी। सफीन, मैंने कितनी बार तुम्हें समझाया है कि वो बड़ा है तुमसे, उसका नाम इज्जत से लिया करो, और ये क्या तुम उसकी एक्टिविटीज पर एतराज करती रहती हो। हर इंसान की अपनी पसंद होती है, तुम्हें कोई हक नहीं है उस पर तनकीद करने का या चिढ़ने का, वो जो मर्जी करे। और खबरदार, जो तुमने अरबी म्यूजिक या शायरी को बुरा कहा तो अब जाओ, जाकर रेडी हो जाओ जल्दी से। हालात ने सफीन को घूरते हुए कहा, ओके सॉरी माई डियरेस्ट मॉम, अभी कुछ नहीं कहूँगी आपके इस अरबी देवदास को, आई मीन उस्मान को। मैं बस 2 मिनट में चेंज कर आती हूँ, और आपकी तीनों लेजी बोन्स टाइप की बेटियों की भी खबर लो। सफीन हाला का गाल चूमकर गोश्त की तरह उछलती हुई ऊपर भाग गई थी, और हाला उसकी हरकतों पर कभी कभी गुस्सा होती थी तो कभी उसकी मासूमियत पर उन्हें ढेरों प्यार आता था। अभी उसकी बचकाना हरकत पर मुस्कुराकर किचन में चली गई थी, जहाँ काम में मसरूफ रोहा को पकड़कर हाला ने जबरदस्ती किचन में रखी हुई डाइनिंग टेबल की चेयर पर खींच कर बिठाया था, और उन्हें अपनी निगरानी में खाना खिलाकर सोने भेज दिया था। हालांकि रोहा आ जाने वाले सफीन के स्पेशल गेस्ट से मिलना चाहती थी, मगर हाला ने उन्हें जबरदस्ती सोने के लिए उसके रूम में भेज दिया था, जो कि ऊपरी फ्लोर पर उनके चारों बेटियों के रूम के बराबर में था। हाला भी अब सचमुच में थक सी गई थी, इसलिए खुद भी ज्यादा बहस किए बिना अपने कमरे में चली गई थी। ऊपर पहुंचकर अपने मुश्तरका बेडरूम में कदम रखते सफीन ने तफसीली नजर अपनी बहनों की एक्टिविटीज पर डाले थे। मेडोसा वेलवर का बेबी पिंक नाइट सूट पहने हुए सर पर वेलवर का खरगोश की शक्ल का बेबी पिंक हेयर हैंड बैग और अपने स्कूल बैग बेड पर फैलाए बैठे थे। अपनी ईद की किताबें बिखेर एक नोट बुक पर तेजी से कुछ लिख रही थी। उसे कुछ दूर सनम लैपटॉप खोले अपने लंबे खूबसूरत बालों में आधे बालों का ऊंचा जोड़ा सोफे पर लेटी हुई कुछ सर्च कर रहे थे। उसे कुछ दूर बालकनी के गेट के पास बड़े से झूले में अंदर तक दनसती हुई आयशा हाथ में उस्मान का गिटार थामे उसके तारों को छेड़कर खूबसूरत सा म्यूजिक बजा रहे थे। तुम सब अभी तैयार नहीं हुई? सफीन की हैरतदा आवाज सुनकर वे तीनों ही उसकी तरफ मतवज्जो हुई थे। क्यों, कहाँ जाना है हमें? सनम ने लापरवाही से कहा था। डोंट टेल मी सनम, वो सब लोग आने वाले हैं और तुम लोग ऐसे ही बैठी हो, क्या इस हुलिये में उन्हें वेलकम करोगे? सफी ने चंचलाते हुए सनम का लैपटॉप खींचकर टेबल पर पटक दिया था, जिस पर सनम ने घूरकर उसको देखा था। और तुम यह गिटार उठाकर फेंको दूर, शराफत से जाकर चेंज करो, हद होगी है यार, तुम लोग इतनी लापरवाह क्यों हो? अब सफीन ने गुस्से से मिरोसा को देखा था, जो कि उसके घुटने पर सटपटाते हुए जल्दी जल्दी अपनी किताबें सैर पर रखने लगे थे। तुम एहसान फरमोश लड़की, तुम्हें तो कम से कम ख्याल होना चाहिए ना कि वो लोग आज तुम्हारी वजह से यहाँ आ रहे हैं। उनके वेलकम की तैयारी मुझसे पहले तुम्हें करनी चाहिए थी। मैं दोपहर से वहां पर किचन में मार खप रही हूँ, और तुम लोग यहाँ पर सुकून से बैठी स्टडी कर रही हो। ठीक है, मत करो कुछ भी, मैं ही पागल हूँ या तुमसे सर फोड़ रही हूँ? जा रही हूँ मैं नहाने, लगी रहो तुम अपने कामों में। सफीन का दिमाग एकदम ही आउट हुआ था, जिस पर वह तीनों बौखला गए थे। ओह प्लीज प्लीज यार, गुस्सा मत करो मेरी प्यारी सफी, आई एम सॉरी हनी, मैं बस कल के लिए थोड़ा सा पढ़ने बैठी थी, वरना सुबह मिस्टर डेविड की खुश्क डांट सुननी पड़ती। तुम्हें पता है ना कितने सड़े हुए इंसान है वो। प्लीज मुझे बस 5 मिनट दो, बस मैं यूं तैयार होती हूँ। मेरोसा जल्दी से दौड़कर सफीन की पूछ से लिपटती हुई बोली थी, और आशा ने भी गिटार फेंक कर हाथ झाड़ते हुए मुस्कुराकर सफीन को देखा था, जबकि सनम ने आगे बढ़कर उसके गाल खींच कर उसे वार्न किया था। सफी सुनो, अभी जिस तरह तुम होश हो हवास में हो ना, हालिब लोगों के सामने भी ऐसे ही हाथ से दिमाग रहना। अगर तुम आज हालिब को देखकर बेहोश हुई तो तुम इन सब के सामने ही मामा से जूते पड़वाऊंगी मैं, ये याद रखना। पापा मम्मा के सामने जरा एहतियात करना आज, वरना तुम्हारी खैर नहीं है। सबने सफीन के बेहद खूबसूरत चेहरे को देखकर कहा था, उसके गाल थपथपाते हुए आगे बढ़ गए थे। यस सफी डियर, आज पापा के सामने तुमने अगर कुछ ऐसा वैसा किया तो तुम्हें मामा के इतनाब से कोई भी बचाने वाला कोई नहीं होगा, ना हम ना ही पापा। सो बी केयरफुल बेबी। आशा ने भी सफीन का गाल धीरे से नोचते हुए मुस्कुराकर कहा था, और अपने बाल लपेटते हुए ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गए थे।
सनम और आयशा ठीक कह रही हैं सफीन, तुम हमें बहुत एम्बेरस फील करवाती हो। अकेले तो हम संभाल लेते हैं, मगर आज जरा ध्यान रखना, पापा के सामने ऐसी वैसी कोई भी हरकत मत करना, वरना सच में मम्मा बिना लिहाज के सबके सामने शुरू हो जाएंगी। और तुमने शायद ध्यान ना दिया हो, मगर मिस्टर हाली भी तुम्हारी तरह उससे घूरने पर हाथ से शर्मिंदा हो जाती हैं। प्लीज तुम ध्यान रखना, ओके? बल्कि एक काम करना, तुम उनके सामने आना ही मत। जब तुम उन्हें आता हुआ देखो तो लॉन्च के बाहर खड़ी हो जाना, और अगर मिस्टर हालिब को देखने का बहुत ही मन हो, उन्हें किचन की खिड़की के पिछले खड़ी होकर देख लेना, मगर ध्यान है कि किसी की नजर तुम पर ना पड़े, ओके? मेरोसा ने मासूमियत से उसके परेशान चेहरे को देखते हुए अपनी तरफ से आसान सा हल पेश किया था। सफीन वाकई सनम और आशा की वार्निंग पर परेशान हो गई थी, इसलिए मेरोसा की एडवाइस पर दिल ही दिल में गौर करने लगे थे। तुम ठीक कह रही हो महरो, मैं कोशिश करूंगी कि सबके बीच में हालिब के सामने ना जाऊं, उनको ना देखो, लेकिन मैं क्या करूं, हालिब को ना देखने की शर्त भी मैं मान लूं तो भी मैं उनकी मौजूदगी से मेरा दिल धड़क उठता है। उनके होते हुए भी मैं बेखुद हो जाती हूँ। मेरा खुद पर कोई भी जोर नहीं रहता, मेरा दिल, मेरे सेंसेस सब कुछ मेरे कंट्रोल के बाहर हो जाती हैं। मैं लाख कोशिश कर लूँ, मगर चाहते हुए भी उनसे निगाहें नहीं हटा पाती। बट तुम्हारी बात ठीक है, मैं किचन की खिड़की से उन्हें देख लूंगी। परेशानी से बढ़ती हुई सफी ने शरारत से मुस्कुराकर मिरोसा से कहा, और वो धीमी आवाज में उनके कान में बातें कर रहे थे। सफी, तुमने सच कहा था, तुम्हें मिस्टर हालिब से शदीद वाली मोहब्बत के बाद इश्क हो गया, वैसा ही इश्क जैसे स्नोन वाइट को अपने शहजादे से हुआ था। मिरोसा ने मासूमियत से आंखें झपकते हुए अपने फेवरेट लेजेंडरी करेक्टर स्नो वाइट की मिसाल दी थी। अब बात इतनी ऊंची जरूर थी कि उसे कुछ दूर कर सनम तक आसानी से पहुंच गई थी। महरू, बुरी बात, बच्चे ऐसी बातें नहीं करते, अब इन सब बातों के लिए तुम छोटी हो। बैरपा बिखरी हुई मिरोसा की बुक समेट कर उसके बैग में रखती हुई सनम एकदम बोल पड़ी थी। उसकी तनबीही आवाज पर मिरोसा ने बड़ा सा मुंह बनाया था। क्या तो ऐसे रही हैं जैसे खुद मोहतरमा कबल मसीह हैं, सिर्फ 1 साल बड़ी है मुझसे, और शो ऐसे करती हैं जैसे कोई बहुत ही बड़ी बुढ़ी रूह हो। मिरोसा ने बुरा सा मुंह बनाते हुए झुक कर सफीन के कान में सरगोशी की। ये और बात है कि उसकी सरगोशियां अक्सर इतनी ऊंची होती थी कि सामने वाला आसानी सुन लेता था। अब भी सनम उसकी बात सुनकर झटके से मुड़ती। क्या कहा तुमने? उसने गुस्से से मिरोसा को देखते हुए पूछा था। कुछ नहीं, मैं कह रही थी कि आज तुम अपना ब्लू वाला गार्डियन पहनना बहुत ही सूट करता है तुम पर। मिरोसा ने सटपटाते हुए बात बनाई। उसके बाद बदलने पर सफीन ने लब बेच कर अपनी मुस्कुराहट छुपाए थे, जबकि सनम उसको हौस घूरते हुए वापस बेड की तरफ मुड़ गए थे। चलो तुम नहा कर आओ, तब तक हम भी रेडी होते हैं। मिरोसा सफीन को बाथरूम में धकेल कर अपने कपड़े चेंज करने ड्रेसिंग रूम में चले गए थे, जहाँ से आयशा चेंज करके बाहर निकल रही थी। प्लीज आयशा, जरा रोशन और जेरी को बुलाओ, मैं कब से टीवी लॉन्च में बैठी दोनों टीवी देख रही हैं। दोनों मेहरानियों से बोलो कि मेरे कपड़े रेडी करें, आज मेरे बिजी होने का सबसे ज्यादा फायदा इन दोनों को ही हुआ है। बाथरूम के गेट से जाकर बोलती सफी ने आशा से कहा, जिस पर वो स्पा में सर हिलाती हुई रोशन और जेरी को कॉल करने लगे थे।